प्रदेश में विभिन्न सब्जियों की खेती वर्ष भर की जाती है और किसान इनकी खेती से अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन कई बार इन फसलों पर कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जिनमें सफेद मक्खी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये कीट दिखने में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप किस प्रकार से करें इस कीट का नियंत्रण, इस बारे में बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरती वीणा एक्का। किसान भाइयों, ज़्यादातर आप लोगों से सवाल आ रहे हैं कि आज के समय में, आज के संदर्भ में जो सब्जियों की खेती हो रही है उसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो रहा है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। क्योंकि इसके प्रकोप से न केवल सब्जियों के पौधे को नुकसान होता है बल्कि इससे हमारा उत्पादन भी कम हो रहा है। तो मैं हमारे बिहार और झारखंड के किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि अभी का जो मौसम है वो रबी सीजन का शुरुआत है और आप सभी जानते हैं कि इस मौसम में जो टमाटर की खेती बहुतायत में की जाती है और साथ ही साथ आलू की खेती भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे होती है। तो किसान भाइयों, इन जो दो फसलें हैं, इन दोनों फसलों में सफ़ेद मक्खियों को आप देख सकते हैं। ये मक्खी जो है बहुत ही छोटे आकार में होते हैं, सफ़ेद रंग के ये छोटे छोटे मक्खियाँ हैं। अगर हल्के से भी आपके हाथ जो है पौधों पे अगर पड़ते हैं तो ये जो मक्खियाँ उड़ने लगती हैं। तो ये मक्खियाँ जो है असल में अगर कहा जाए तो ये विषाणु जनित जो रोग है उनके ये वाहक कीट हैं। सफ़ेद मक्खी ये छोटा सा सफेद रंग का कीट होता है। इसके प्रौढ़ व निम्फ दोनों ही पौधों का रस चूस कर नुकसान करते हैं, जिसके कारण पौध कमजोर हो जाते हैं। अगर पौधों के आसपास पानी भरा हुआ है तो नुकसान और अधिक गंभीर हो सकता है। सफेद मक्खी टमाटर की पत्तियों में लीफ कर्ल वायरस को फैलाती है, जिससे पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, साथ ही पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इससे फसल का पूर्ण रूप से नुकसान होने का खतरा रहता है। तो इन कीटों को हम लोगों को रोकना है, तभी हम जो विषाणु जनित रोग जिसको आप देखते होंगे, आपके टमाटर हो या फिर आलू के खेत हो, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ की जो उनकी पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ के मोटी हो जाती है और वो अपना जो सही आकार है वो नहीं ले पाती है, जिससे कि उसमें आप देखेंगे कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं हो पा रही है सही ढंग से, जिससे आलू का उत्पादन जो है वो भी घट जाएगा। और साथ ही साथ अगर टमाटर के पौधों का विकास सही नहीं हो तो आप इसमें देखेंगे कि फूलन और फलन जो है वो भी कम पड़ जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको ये जानना चाहिए कि ये जो रोग है, इसको जो रोग बोलते हैं, जिसमें कि पत्ता सिकुड़न हो जाता है, तो अगर एक पौधा में भी होता है किसान भाइयों, तो ज़रूरत है सबसे पहले कि उन पौधों को उखाड़ करके खेत के बाहर में गड्ढा कोड़ करके उसको दबा देना। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत में प्रति हेक्टेयर की दर से 12 पीले रंग के येलो कार्ड लगाने चाहिए। ये पीले रंग की ओर आकर्षित होता है और कार्ड चिपचिपा होने के कारण कीट उसमें चिपक कर मर जाता है। साथ ही नीम की निम्बोली या पत्तियों से तैयार 5% नीम के अर्क का छिड़काव करें। 7 पत्ती युक्त बना जीवामृत का छिड़काव भी कीट नियंत्रण में प्रभावी पाया गया है। इतना करने के बाद भी अगर कीट नियंत्रण ना हो तब रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें जो दवा लेना है, आप ध्यान रखिए कि बाज़ार में बहुत सारे आपका कीटनाशक हैं। तो इन कीटनाशकों में आपको देखना है कि ये जो कीटनाशक हैं, ये कीटनाशक जो है सिस्टम में जाए, पौधे के सिस्टम उसको ले ताकि वो जो मक्खियाँ जो बैठेंगी पौधे का जो रस चूसेंगी, तो वो जो दवा जो पौधों में अंदर तक घुसा हुआ है, रचा बसा है, उनका अगर रस चूस लेती हैं तो वो फिर वहाँ पे वो मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो जो सिस्टमिक जो इंसेक्टिसाइड है उसमें आप ले सकते हैं मेटासिस्टोक, जिसको कि 1.5 मिलीलीटर लेंगे और 1.5 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल करके, अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा साबुन या फिर उसमें शैम्पू का घोल भी बना करके डालिए, ताकि आप पौधों पे अगर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे उसको पकड़ लें, उसके रोम छिद्र के द्वारा वो उसके अंदर तक जा सके। तो ये आप मेटासिस्टोक ले सकते हैं। और दूसरा जो एक दवा है वो इमिडाक्लोरोपिड है,
इमिडाक्लोरोपिड का जो है 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में लेकर के आप उसको पौधे पे छिड़काव करें। तो उन सब्जियों को सोलेनेसियस के कुल में आप जानते हैं कि आपका टमाटर हुआ, बैगन में उतना इसका प्रकोप नहीं देखा जाता है, आपका मिर्च हुआ, शिमला मिर्च हुआ और आपका आलू हुआ, इन सब्जियों को हम जो है कि सफ़ेद मक्खियों के प्रकोप से बचा सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे कम समय में हरा चारा उगाया जा सकता है, जिसे खाकर पशु 15 से 20% तक ज्यादा दूध देने लगेंगे। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसे अपनाकर कम लागत में पौष्टिक हरा चारा तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरा चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम है। इस बार प्रदेश का अधिकांश रकबा सूखे की चपेट में है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारा उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। इस विधि से चारा उगाने के लिए एक कमरे की जरूरत होती है, जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता हो। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार व बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है, अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। चौथे से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारे के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक हो जाती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। इस विधि से चारा उगाना काफी आसान है। किसानों को केवल चारा उगाने के लिए बीज, ट्रे और ट्रे को रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक कमरा जिसमें इन रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होगी तो पौधे गलने लगेंगे और कम होगी तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि द्वारा चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है। साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारे का उत्पादन कर सकता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है,
ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित हुई है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन्स की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और उनकी प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। किसान भाइयों, जैसा कि फसलों की कटाई गहाई का कार्य जोरों से चल रहा है और देश में कोरोना ने कहर मचा दिया है, ऐसे में आम जन के साथ किसानों को भी इस कोरोना के कहर से बचाव करना होगा। तो आप इस कोरोना से कैसे बचे, आइए जानते हैं। लॉकडाउन में अनाज भंडार के रूप में किसानों की मेहनत ही देश के काम आ रही है। फिर भी इस वक्त सबसे ज्यादा किसान ही परेशान है। पहले से चला आ रहा कृषि संकट लॉकडाउन के चलते गहरा हो गया है। इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है, जिसके चलते लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। लेकिन रबी फसलों की कटाई का समय भी है, जिसे अनिवार्य रूप से किसानों को करना है। इसे ध्यान में रखते हुए खेती संबंधी कार्य के लिए किसानों को कई रूप से छूट दी गई है। कुछ सावधानियों को अपनाते हुए किसान खेती के कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस बीच किसानों को यह अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होगा कि खेती का कार्य करते समय वो सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खेतों में कार्य को अंजाम दें। इसके अलावा खेती के काम को पूरा करने के लिए किसान जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यानी जिस कार्य को वो बहुत जल्द खत्म करना चाहते हैं उसे थोड़ा अधिक समय में पूरा कर लें, जिससे खेत में दूरी बनी रहेगी और एक साथ कई श्रमिकों को खेत में कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल जरूर हो, लेकिन आप समय न गंवाकर इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षित रहकर खेती के काम को पूरा कर पाएंगे। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। कटाई के दौरान बीच बीच में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करते रहें। फसल कटाई का काम कई दिनों तक चलता है, इसीलिए हर दिन के कपड़े एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने। काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। मुंह को कपड़े या मास्क से ढककर ही कटाई का काम करें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें, ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। किसान भाइयों, जब आप फसलों की कटाई और गहाई के काम में ली जाने वाली मशीनों को साफ जरूर कर लें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। सबसे जरूरी बात ये कि जब खेत में फसल की कटाई हो तो उसे अधिकतम दूरी पर ढेर बनाएं और एक साथ कई श्रमिकों को एक ढेर पर कार्य करने से रोकें। फसल की कटाई के बाद उसे भंडारित करते समय ये ध्यान रखें कि उन्हें नई बोरियों में भरें। जब किसान फसल उत्पाद को मंडी में ले जाएं, तो वो दूरी बनाए रखें और हर प्रकार से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि आपका ट्रैक्टर ड्राइवर चला रहा है और फिर बाद में आप भी चलाएं, तो अपने हाथों को मुंह और आंखों से लगाने से बचें और चलाने के तुरंत बाद साबुन से हाथ धोएं और जितना हो सके उतना बाजार का सामान लेने से बचें। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में किसान भी खुद को सुरक्षित करने के साथ साथ लोगों के अन्न की भी रखवाली कर रहे हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव रामपुर, जिला दरभंगा के सतीश राय ने। आपने फसलों की कटाई के लिए यंत्रों पर जानकारी चाहिए है
तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पहले तो हम बात करते हैं कि जितनी भी कटाई मशीन होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, जो हमारे पारंपरिक तरीके से जितनी भी कटाई होती है उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको मॉडर्न किया है, आधुनिक बनाया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यंत्रीकरण से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। कृषि में यंत्रीकरण से ये लाभ हो सकते हैं। कृषि उत्पादकता में 12 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषकों की कुल आमदनी 30 से 50% तक बढ़ाई जा सकती है। कि पहले ज़माने में हम क्या करते थे, हसिया से कटाई करते हैं। अभी भी गांव के परिवेश में हम लोग हसिया से नवीन सिकल जिसको बोलते हैं नवीन हसिया, उसको यूज़ करते हैं गेहूं या धान की कटाई के लिए या किसी भी प्रकार के फसलों की कटाई के लिए, अनाज वाले क्रॉप हो या दलहन हो, तिलहन हो। तो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो श्रम आवर है, श्रमिक का जो घंटा है वो बढ़ जाता है। तो इसके बाद अगर हम देखें थोड़ी आधुनिकता पे आए तो हमने देखा ब्रश कटर का प्रयोग करते हैं लोग, जो छोटे लार्ज स्केल पे तो नहीं हम बोल सकते, लेकिन स्मॉलर स्केल पे अगर किसान चाहते हैं कि 10 से 11 हज़ार के रेंज में उनके पास कुछ मशीन हो तो वो ब्रश कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश कटर में क्या होता है कि ये काफ़ी छोटा इक्विपमेंट है, उसका 7 से 8 किलो वजन होता है। आपकी जो उसकी पेट्रोल से चलती है, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक में अवेलेबल होती है। तो इसका जो पेट्रोल का जो टंकी होता है 1.2 लीटर का होता है। तो सीधे आप देखेंगे पीठ पे उसका टंकी होता है, आपके मोटर लगे होते हैं छोटे से, उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं वो हाथ से। ये लीवर ऑपरेटेड होता है। आप इसकी मशीन की जो स्पीड होती है वो आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप लगभग 1 बीघा की कटाई आप एक दिन में चाहे तो मतलब जो 8 घंटे की अवधि होती है उसमें आप कर सकते हैं, और इसमें कॉस्ट भी कम होता है। तो ये चीज़ आप किसी भी सोरगम हो या दलहन टाइप के जो थोड़े चना आप बोल सकते हैं, धान है, गेहूँ है, इसकी कटाई आप आराम से कर सकते हैं। और अगर स्मॉलर स्केल पे अगर आप चाहते हैं तो आप इसको खरीद भी सकते हैं, इतना कॉस्टली नहीं है। कंबाइन हार्वेस्टर, भिन्न भिन्न प्रकार के कंबाइन हार्वेस्टर 2 से 6 मीटर लंबे कटरवार में उपलब्ध है। इसका कार्य एक बार में ही फसल की कटाई, मड़ाई, ओसाई, सफाई एवं दानों को इकट्ठा करना है। इसमें कई भाग होते हैं जैसे हेडर यूनिट, मड़ाई यूनिट, सेपरेशन यूनिट और कलेक्शन यूनिट इत्यादि भाग होते हैं। इस यंत्र के द्वारा कटाई, गहाई और पैकिंग एक साथ हो जाती है। इस यंत्र के प्रयोग से समय और लागत दोनों की बचत होती है। आपके जो भी दलहन है, तिलहन है, आपके सोरगम है, बार्ली है, गेहूं है, धान है, तो जो भी आपके फसल होते हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं उसकी कटाई आप कर सकते हैं। तो कंबाइन हार्वेस्टर लेकिन कॉस्टली होता है, 21 लाख से शुरू होता है इसका रेंज, और गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज भी करती है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर देखें प्रति हेक्टेयर आपको मात्र 23 से 24 घंटे लगते हैं इसको पूरे अनाज को काटने से लेके उसको थ्रेसिंग करने से लेके विनोइंग के बाद आप सीधे अनाज उसको ला सकते हैं। तो इसमें 23 से 24 घंटे प्रति हेक्टेयर लगती है। तो इसमें आदमी 1 से 2 काफ़ी है, आपको इसमें श्रमिक भी नहीं लगाना पड़ता है। और इसमें भी अनुदान दी गई है भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा, तो लार्जर स्केल पे आप इसको अपना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा और, अगर आपका स्केल ज़्यादा है, जैसे कि आपकी खेत की जो लैंड होल्डिंग होती है अगर वो ज़्यादा है, तो आप रीपर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत तरह के रीपर आ गए हैं मार्केट में। एक तो होता है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, कम बाइंडर होता है, जिसमें कि आप फसल की कटाई करते हुए उसको बांध भी सकते हैं, गठरी बना सकते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 1500 से 2300 के रेंज में आप चाहे तो पूरा हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर की ज़मीन की कटाई कर सकते हैं, फसल की कटाई कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास थोड़ी ज़मीन ज़्यादा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कॉस्ट अगर मार्केट में देखा जाए तो 1,80,000 में मिल जाता है ये। अगर आप अनुदान की बात करें तो अनुदान भी आपको गवर्नमेंट देती है, बिहार सरकार हो या भारत सरकार है, उनकी तरफ से विभिन्न जातियों के लिए ये अनुदान की राशि अलग होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एक है ट्रैक्टर ऑपरेटेड, तो ट्रैक्टर ऑपरेटेड जो रीपर होता है उसको बोलते हैं ट्रैक्टर ऑपरेटेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि ट्रैक्टर के
रियर माउंटेड होता है, जो पीछे हिस्से में पीटीओ से अटैच होता है, तो उसको आप चलाकर आप जो खेतों में जो फसल होते हैं उसकी कटाई कर सकते हैं। इससे भी धान गेहूं की कटाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें गठरी नहीं बनता है, सीधे वो कटाई करके आपकी जमीन पे छोड़ देते हैं। उसके बाद किसी को उठाना पड़ता है, उसका बंडल बनाना पड़ता है। तो इसकी भी बात करें तो ये भी आपका 2000 से 2500 के रेंज में अगर आप देखें तो प्रति हेक्टेयर आपकी लागत होती है, और इसको बहुत इफिशियंट भी माना जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ग्रेन जो होते हैं, जो दाने, वो छिटकते नहीं हैं हमारे स्टॉक से, जो डंठल बोलते हैं जिसको। तो ये है हमारे जो आज अभी तक के जो छोटे से लेके मीडियम स्केल में हम बोल सकते हैं किसान यूज कर सकते हैं। इन यंत्रों पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं।